हाय गाइस, संस्कृत टीजीटी क्लासेस बाय आरती मैम में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए, जैसे हमने कहा था कि कुछ संस्कृत पढ़ाने के अलावा, करंट अफेयर जीके पढ़ाने के अलावा भी हम आपके लिए और भी सब्जेक्ट लेकर के आए हैं। तो आज हम आपके लिए शिक्षा मनोविज्ञान लेकर के आए हैं। जो जानते हैं आपके चाइल्ड डेवलपमेंट कितना ज़रूरी है, और 60 नंबर की केवीएस में जो है तो चाइल्ड डेवलपमेंट ही हो गया है। और शिक्षा मनोविज्ञान से जुड़े हुए बहुत सारे प्रश्न जो पहले इन टॉपिक को पढ़ेंगे, जो निकल करके आएंगे, और जो कई बार पेपर में आ चुके हैं रिवीजन, उनसे भी हम करवाएंगे, प्रैक्टिस सेट भी करवाएंगे। तो चलिए हम पहला टॉपिक है शिक्षा मनोविज्ञान एवं अधिगम, और ये परीक्षा उपयोगी तथ्य। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए, पहली वीडियो है। इसके साथ ही बहुत ही इंपॉर्टेंट हम सीरियल बाय सीरियल ही चलेंगे शिक्षा मनोविज्ञान को लेकर के, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये। चलिए हम इसको शुरू करते हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान एवं अधिगम से जुड़े हुए पॉइंट देखिए। जो पहला पॉइंट आपका है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट आपका, शिक्षा व्यक्तिकरण एवं समाजीकरण की वह प्रक्रिया है जिसमें शिक्षार्थी के सर्वांगीण विकास पर बल डाला जाता है। आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि शिक्षा व्यक्तिकरण एवं समाजीकरण की कैसी प्रक्रिया है, किस तरीके की प्रक्रिया है। तो आपको बताना है कि जिसमें शिक्षार्थी के सर्वांगीण विकास पर बल डाला जाता है, ऐसी प्रक्रिया है। यानी कि शिक्षा व्यक्तिकरण के एवं समाजीकरण की वह प्रक्रिया है जिसमें शिक्षार्थी के सर्वांगीण यानी सभी तरीके के विकास के ऊपर क्या 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 किया जाता है, बल दिया जाता है, प्रकाश डाला जाता है उस पर। ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट, शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की एक प्रमुख शाखा है ना, एक ब्रांच है वो किसकी, शिक्षा मनोविज्ञान की। मनोविज्ञान एक प्रयुक्त शाखा है जो सिखाने, ध्यान दीजिएगा, जो सिखाने और सीखने की प्रक्रिया का अध्ययन करता है। यानी शिक्षा मनोविज्ञान में क्या होता है, शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की ऐसी प्रमुख शाखा है जो सीखने और सिखाने पर बल देता है, और जो सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अध्ययन करता है। ठीक है। फिर उसके बाद आपका क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा में वैज्ञानिक नियमों, ऐसे नहीं कि उल्टा पुल्टा कुछ भी। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा में मनोवैज्ञानिक नियमों एवं परिणामों का उपयोग कर शिक्षा की समस्या का समाधान करता है। जितनी भी शिक्षा की समस्या होती हैं वो उसको दूर करता है, उसको दूर करने की कोशिश करता है, भरसक प्रयास करता है। फिर उसके बाद अगला पॉइंट, आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान के इतिहास में एल थॉर्नडाइक और जे.एम. कैटल का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो इसीलिए इससे जुड़ा हुआ ये नाम बहुत ही विशेष रूप से उल्लेखनीय हो जाता है। शिक्षा यानी कि आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान के इतिहास में एल थॉर्नडाइक तथा जे.एम. कैटल, सीटेट में बहुत ही हॉट टॉपिक है थॉर्नडाइक और कैटल के बारे में। ठीक है। तो कैटल और थॉर्नडाइक के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है आधुनिक शिक्षा के विषय में। फिर अगला पॉइंट, शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य क्षेत्र काफी विस्तृत होता है, बहुत ही बड़ा इसका क्षेत्र होता है, बहुत ही विस्तृत क्षेत्र होता है। इसमें शिक्षार्थी लर्नर सीखने की प्रक्रिया का स्वरूप, सीखने की परिस्थिति, लर्निंग सॉल्यूशन, मापन, मूल्यांकन, मेजरमेंट एंड एवोल्यूशन, निर्देशन तथा मानसिक स्वास्थ्य आदि का विशेष रूप से अध्ययन कर शिक्षा को अर्थपूर्ण एवं लाभप्रद बनाने की कोशिश करता है। फिर से समझिए, शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य क्षेत्र बहुत ही विस्तृत है। इसमें शिक्षार्थी क्या होता है, लर्नर होता है, और सीखने की प्रक्रिया का स्वरूप सीखने, उसके बाद परिस्थिति यानी लर्निंग सॉल्यूशन, मापन और मूल्यांकन, मेजरमेंट एंड एवोल्यूशन, निर्देशन तथा मानसिक स्वास्थ्य आदि का विशेष रूप से अध्ययन करता है, और अर्थपूर्ण एवं लाभप्रद शिक्षा देने में बहुत ही लाभदायक होता है, बहुत ही कारगर होता है, और बहुत ही बल देता है या बल देने की कोशिश करता है। फिर क्या होता है, शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व बता रहा है। आखिर शिक्षा मनोविज्ञान क्यों जरूरी है, हमें ये भी तो पता होना चाहिए।
बाल मनोविज्ञान में शिक्षा मनोविज्ञान का क्या महत्व, या हम जो टीचिंग करते हैं उसका क्या स्वरूप है, किस लिए शिक्षा मनोविज्ञान बच्चों की मानसिक स्थिति को जानना क्यों आवश्यक है, या फिर कैसे उनको जान सकते हैं ताकि हम बेहतर, जब हम बच्चे के बारे में कुछ चीज़ें जानेंगे ही नहीं तो पढ़ाएंगे कैसे। जैसे हम बहुत सारे लिख करके बैठे उसको पढ़ाए जा रहे हैं लेकिन उसके समझ में कुछ भी नहीं आ रहा, तो ऐसी टीचिंग करने का क्या मतलब है। तो इसी तरीके से पहले हमें बच्चों की मानसिक स्थिति के बारे में जानना, बच्चा क्या कहाँ तक जानता है, कहाँ तक समझता है, पहले हमें इसको समझना चाहिए। यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान पहले बच्चों की मानसिक स्थिति के बारे में आपको बताता है। शिक्षा व्यक्तिकरण एवं सामाजिकरण की प्रक्रिया है ना, तो बच्चा समाज से ही तो निकल के आता है, बच्चा कोई समाज से अलग तो है नहीं। बच्चा किस बैकग्राउंड से आता है, किस परिस्थिति से आता है, हमें उस चीज़ों को समझाना चाहिए। पहले उन चीज़ों को हमें खुद ही समझ लेना चाहिए और फिर उसके बाद हम किसी को कोई चीज़ समझा सकते हैं। मान लीजिए कोई आपको टॉपिक दे दिया गया पढ़ाने के लिए, तो पहले आप ऐसे ही कुछ भी लिखा हुआ है कुछ भी पढ़ देंगे या कुछ भी उल्टा पुल्टा समझा देंगे, ऐसा नहीं होता ना। पहले आप उसको पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, तब ना दूसरे के सामने खड़े हो पाएंगे, नहीं तो उपहास का पात्र बनेंगे या नहीं बनेंगे। तो इसी तरीके से पहले ही शिक्षार्थी को के बारे में उसको ज्ञान होना चाहिए। पहले उस चीज़ को वो समझेगा, उस चीज़ को वो जानेगा। तो वो कैसे जानेगा? शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन के बारे में जब शिक्षक समझेगा तो उस तरीके से वो अच्छी तरीके से बच्चे की मानसिक स्थिति को भी समझ पाएगा। यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व पहले हम समझ लेते हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षकों में शिक्षक समस्याओं के प्रति उचित मनोवृत्ति उत्पन्न करने में मददगारी होता है। यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा हम क्या करते हैं, उचित मनोवृत्ति को उत्पन्न करने में मददगारी होता है। या उसमें क्या होता है कि जब शिक्षक बच्चे के पास जाता है, या शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षकों में शैक्षिक समस्याओं, जो बच्चे को पढ़ने में समस्या हो रही है, जिस तरीके से जैसे 2+2 वो नहीं कर पा रहा है, तो उसको और क्या व्यवहारिक तरीके से समझाया जाए। जैसे बच्चा 2 और 2 नहीं समझ पा रहा तो कोई 2 आम ले आएंगे, बच्चे को कहेंगे ये कितने आम है, तो बच्चा बताएगा 1 आम है, फिर वो 1 आम और लेकर के आएंगे, फिर बताएंगे कितने हैं 2। तो इस तरीके से हम व्यवहारिक तौर पर बच्चों को, ताकि बच्चों का अट्रैक्शन भी बढ़े, बच्चे खेल खेल में सीख सके, बच्चे आसानी से सीख सके, बच्चे सरलता से सीख सके, इन सारी चीज़ों का अध्ययन हम बाल मनोविज्ञान में करते हैं। और पहले बाल मनोविज्ञान में सबसे पहले हम आप क्या समझते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान को पहले हम समझते हैं कि होता क्या है। फिर उसके बाद शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षकों में शैक्षिक समस्याओं के प्रति उचित मनोवृत्ति उत्पन्न करता है, ये हमने बताया। फिर क्या करता है, उचित निर्देशन देता है उसको, यानी कि उसको कैसे बच्चे को हैंडल करना है, इसके बारे में जो ज्ञान होता है वो बाल शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा होता है, बच्चों का ज्ञान होता है। वो हम कैसे करते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा करते हैं, उस चीज़ को ज्ञान को समझते हैं। फिर क्या करते हैं, उचित पाठ्यक्रम बनाना, यानी कि टीचिंग जानते हैं आप, इंटरव्यू में आपको 30 नंबर की टीचिंग भी कराई जाएगी, तो जब आप टीचिंग किए होंगे तब ना बच्चे को पढ़ा पाएंगे। तो वैसे ही इसमें बता रहा है कि उचित पाठ्यक्रम बनाना, यानी बच्चे को कैसे अपने टॉपिक से जोड़ना है, कैसे उसको कनेक्ट करना है, उस चीज़ों के बारे में आपको बताना है। जैसे आप कोई बात चीज ले आए, मान लीजिए एक सोना आपको पढ़ाना है, कोई चैप्टर है, ठीक है, तो आपको कैसे करना है, तो बच्चे को पहले आप बैठाएंगे, फिर बच्चे को बोलेंगे बेटा आपके घर में माता पिता कोई आभूषण पहनते हैं, तो बोलेंगे हाँ हमारी माता ये पहनती है, कान में आभूषण पहनती है, गले में आभूषण पहनती है। तो कहते हैं अच्छा बताओ बच्चे आभूषण कैसे कैसे धातुओं से बना होता है, तो बच्चे बताएंगे, धातु नहीं समझ पाएंगे तो किस किस चीज़ों से बना होता है, ऐसे सरल भाषा में उसको समझाएंगे तो बच्चे बोलेंगे सोना चांदी, है ना। तो बच्चों के मुँह से सोना निकल आएगा। जब वो बच्चे सोना निकाल लेंगे मुँह से, यानी उस टॉपिक तक पहुँच जाएंगे, तो आप बोलेंगे कि बच्चे आप सोने के बारे में क्या जानते हैं, है ना, सोना क्या होता है, तो बच्चे बताएंगे मम्मी बताई थी कि सोना बहुत महंगा होता है, इसको छूना नहीं, इसको कहीं लेके जाना नहीं, है ना। इस तरीके से बच्चे उस चीज़ से कनेक्ट हो जाएंगे। आपको इसी तरीके से बच्चों को अपने टॉपिक से कनेक्ट करके पढ़ाना है, और इसका ज्ञान हमें शिक्षा मनोविज्ञान से ही होता है। फिर उसके बाद क्या है, उचित व्यावसायिक निर्देशन, यानी कि बच्चे को अपने व्यवसायिक शिक्षा से बच्चों को किस तरीके से अपने निर्देशन से जोड़ना है कि बच्चे आसानी से उस चीज़ को जो हम कह रहे हैं उसको समझ सकें, है ना। फिर उसके बाद
उचित अध्यापन विधि प्रस्तुत करता है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप आपको टीचिंग करना है। पहले बच्चे को किसी चीज़ से कोई टॉपिक पढ़ाना है तो उससे उसको कलेक्ट करना है, फिर बच्चों को टॉपिक पढ़ाना है, फिर आप पढ़ाएंगे, फिर उसमें कुछ कठिन शब्द निकलेंगे, है ना, जो बच्चे नहीं बोल पाएंगे तो उसको ब्लैक बोर्ड पे आप लिखेंगे, बार बार 3-4 शब्द लिखेंगे, उसको बुलवाएंगे, पहले आधा लिखेंगे, फिर आधी चीज़ों को जोड़ करके लिखेंगे, है ना, जैसे संधि विच्छेद होता है तो उसको जोड़ करके फिर बच्चों को बुलवाएंगे। बच्चे बहुत सारी चीज़ें, छोटे होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें बोल नहीं पाते, तो उनको आप अलग अलग करके उन टॉपिक को जोड़ेंगे, फिर उन बच्चों को एक साथ करेंगे, है ना। फिर उसके बाद क्या करेंगे, उचित अध्यापन विधि बताता है, काठिन्य निवारण वगैरह आप उसको करवाएंगे, उसकी समस्या का समाधान वगैरह करेंगे, लास्ट में आप उन चीज़ों का मूल्यांकन करेंगे। तो सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप ही होती हैं। फिर उसके बाद स्कूल के अधिकारियों एवं प्रशासकों की मदद करता है, यानी कि क्या करता है, ये केवल बच्चों के बारे में नहीं, हमें स्कूल को, बच्चे टीचर क्या करते हैं, सिर्फ पढ़ाते ही नहीं, वो सारी चीज़ों को मैनेजमेंट भी देखते हैं ना, मैनेजमेंट भी उनको समझना है कि कैसे क्या करना है। जैसे ही कि कक्षा कार्य शुरू हुआ तो आपको टाइम से वहाँ पहुँच जाना है और समय से पहले अपनी सारी चीज़ों को समझा देना। ये नहीं कि आपको 30-35 मिनट मिला है एक पीरियड, आपको आप लगे पहले टाइम पास करने, उसके बाद फिर मन हुआ पढ़ाया, फिर वो टॉपिक आधा अधूरा रह गया, छोड़ दिया, बेटा कल पढ़ाएंगे, ऐसे नहीं। आप जिस टॉपिक को तैयार करके जाएं, आपको उस समय के अंदर आपको उस टॉपिक को पूरा करना है। ऐसा ही नहीं कि सिर्फ पढ़ा देना, बच्चों को समझ में भी आना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप करना है। माइक्रो टीचिंग में भी ये आपको बताया जाता है ना। तो आपको उसी तरीके से सब्जेक्ट को मैनेज करना है, यानी स्कूल में क्या क्या चीज़ें हैं, अधिकारियों एवं प्रशासकों की मदद करता है, सारी चीज़ों को आपको उस चीज़ से मैनेज करना है। फिर शिक्षार्थियों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करता है। जो शिक्षार्थी होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनके अंदर भी सर्वांगीण गुणों का विकास करता है। जैसे सुबह नहा धो करके आना, बच्चों को टाइम के बारे में, समय की अहमियत को बताना कि बच्चे आपको इस पीरियड में ये चीज़ पढ़ना है। बच्चे बेल लगते ही सारी चीज़ें व्यवस्थित तरीके से किताब कॉपी निकाल करके बैठ जाएं, ताकि शिक्षक आए तो ज़्यादा समय ना बर्बाद हो, क्योंकि उनको भी उसी समय के अंदर पढ़ाना होता है, बच्चों को भी उसी समय के अंदर पढ़ना होता है। तो बच्चों के अंदर समय के लेकर के जो वैल्यू होती है, जो समय ना किसी के लिए रुकता है, तो इसीलिए बच्चों को समय की अहमियत भी उस तरीके से सब चीज़ बतानी है कि बच्चे हर समय एक ही व्यवस्था में नहीं रहना चाहिए। हर चीज़ जैसे जिस चीज़ का समय, पढ़ने का समय है तो आप पढ़िए, उसके बाद आपके खाने का, अगर दोपहर का लंच है तो आप खाइए, फिर उसके बाद पढ़ने के लिए आप तैयार हो जाइए। फिर आप लास्ट पीरियड में बच्चों को खेल वगैरह कराइए, जब बच्चे उबने लगे तो उस चीज़ से आप कनेक्ट कर लीजिए कि बच्चे ये ना हो कि बस पढ़ते जाए, उबासी ले रहे हैं, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे हैं। तो आपको उन सब चीज़ों का ध्यान देना है, और वो चीज़ बच्चे भी जब देखते जाएंगे कि हमारे टीचर हर चीज़ को समझ रहे हैं, हमें समझा रहे हैं, तो वो भी उस चीज़ को समझेंगे और बेहतर तरीके से समझने का प्रयास भी करेंगे। फिर उसके बाद क्या होता है, मूल्यांकन की उचित विधियों को प्रस्तुत करता है। जब हम किसी चीज़ का मूल्यांकन करते हैं तो ऐसा नहीं कि सिर्फ बैठ करके बच्चे ने कॉपी दे दी तो सिर्फ उस चीज़ को हम कर रहे हैं। बच्चे का मूल्यांकन करते समय हमें ध्यान देना है कि बच्चा किस तरीके से पढ़ा है, किस तरीके से समझा है, हमने किस तरीके से उसको समझाया है। कोई पक्षपात हमारे मूल्यांकन में ना होने पाए, ये भी एक शिक्षक की बहुत ही बड़ी उसमें भूमिका होती है। शिक्षक को उस चीज़ को समझना चाहिए कि वो कोई पार्शियलिटी ना करे बच्चों के मूल्यांकन करते समय। कभी कभी क्या होता है कि कुछ बच्चे उसके रिलेटिव होते हैं, तो वो कॉपी चेक करते समय, मूल्यांकन करते समय उनको ज़्यादा नंबर देते हैं। तो इस तरीके से पक्षपात ना करे, वो उचित विधियों जैसे जिसने किया है उसको उसी तरीके से मार्क्स दे, उसी तरीके से उसको हैंडल करें। ये भी उन चीज़ों में समझाया जाता है। तो मेरे ख्याल से आई होप सो आपको बहुत सारी चीज़ें बाल मनोविज्ञान यानी शिक्षा मनोविज्ञान एवं अधिगम के बारे में बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो इसी तरीके से हम पहले टॉपिक को पढ़ाएंगे, उसके बाद उससे महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में आए हुए हैं वो भी हम करवाएंगे। तो इसी तरीके से ज्ञानवर्धक लाभदायक वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।